एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एम। आज जो है हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर एक लेक्चर सीरीज़ में हम 25 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग विंग डायग्राम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म टी पॉइंट इंक्लूड्स। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो ये टी पॉइंट है ये क्या बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए नो प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल प्रॉफिट और ऑप्शन नंबर डी हैवी प्रॉफिट। ये जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट क्या है, जहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर है और ए सी जो है एम सी को कट करती है। तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट इक्वल है, दैट इज एम सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अगर जो ये ए सी कर्व है, ये ए सी कर्व एम सी कर्व को ऐसे ऊपर से कट करती तो हमारे फर्म को जो है हैवी प्रॉफिट्स होते हैं या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। अगर एसी जो है एमसी को नीचे से कट करते हुए इस तरह जाती तो ये जो पॉइंट है, ये जो है लॉस को दर्शाता। लेकिन जो यहाँ पे टी पॉइंट दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे ए सी इज़ इक्वल टू एम सी है इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल टू एम आर है, ये पॉइंट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट को बताता है। Therefore, the correct answer here is option number C, normal profits. Now moving to our next question. Question number 2. Under competitive conditions, the industry will be in equilibrium. तो हमें बताना है कि कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगी। ऑप्शन नंबर ए व्हेन ईच फर्म इज इन इक्विलिब्रियम इक्वेटिंग एमसी विद एमआर। Option number 2, when all the firm are earning only normal profit. Option number C, when firms outside have no tendency to enter the industry and those within have no tendency to leave the industry. और option number D, when all the three conditions are fulfilled. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, when all the three conditions are fulfilled. तो यहाँ पे जो तीनों अभी देख लेते हैं कि तीनों कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन 1 क्या है कि सारी फर्म्स जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब हमारा एम सी इज़ इक्वल टू एम आर होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल द फर्म आर अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, जितने भी फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कब मिलेंगे, जब एम सी इज इक्वल टू एम आर है और ए सी इज इक्वल टू एम सी है, ए आर इज इक्वल टू एम आर है। इस सिचुएशन पे हर एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन फर्म्स आउटसाइड हैव नो टेंडेंसी टू एंटर द इंडस्ट्री एंड दोज विद इन हैव नो टेंडेंसी टू लीव द इंडस्ट्री। ऐसी कंडीशन जब कोई भी नई फर्म बाहर से इंडस्ट्री में नहीं आ सकती कॉम्पिटिट करने के लिए, और कोई भी जो ऑलरेडी फर्म एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो उस बिज़नेस को छोड़ के नहीं जा सकती। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो ही जो इंडस्ट्री है वो अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द MU is marginal utility, if the marginal utility of x upon marginal utility of y for individual A is greater than the marginal utility of x upon marginal utility of y for individual B, it is possible for individual A to gain by giving up. ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है, इसमें बताया है कि MU x अपॉन MU y इंडिविजुअल A का ज़्यादा है किससे, MU x अपॉन MU y इंडिविजुअल B का। तो इंडिविजुअल A कब गेन की स्टेट पे रहेगा, कब ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल A जो है गेन की स्टडी पे रहेगा, तो उसके लिए उसे क्या चीज़ गिव अप करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए y इन एक्सचेंज फॉर मोर x फ्रॉम B, ऑप्शन नंबर बी y इन एक्सचेंज ऑफ मोर x फ्रॉम A itself, ऑप्शन नंबर सी y इन एक्सचेंज फॉर लेस x फ्रॉम B, और ऑप्शन नंबर डी x इन एक्सचेंज ऑफ लेस y फ्रॉम A। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इंडिविजुअल A की ऑलरेडी बड़ी है, तो हमें यहाँ पे B के साथ कुछ भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, y इन एक्सचेंज ऑफ मोर x फ्रॉम A इटसेल्फ।
तो ये क्या करेगा, कमोडिटी वाई को ड्रॉप करता जाएगा, किसके लिए, ताकि वो उसकी जगह कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करता जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वाई इन एक्सचेंज ऑफ मोर एक्स फ्रॉम ए इटसेल्फ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ इंडिफरेंस कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप इट मीन्स, ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर अनप्रिडिक्टेबल, ऑप्शन नंबर बी प्रेफरेंसेस आर इरेशनल, ऑप्शन नंबर सी एक्स इज अ डिसकमोडिटी, और ऑप्शन नंबर डी वाई इज अ डिसकमोडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स इज अ डिसकमोडिटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, one common definition of luxury good is goods with an income elasticity, option number A greater than 1, option number B equal to 1, option number C less than 1 but more than 0, and option number D none of these। इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, लग्जरी गुड की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ डिमांड कर्व which take the form of a horizontal line parallel to the quantity axis illustrates elasticity, which is option number A less than 1, B infinite, C greater than 1, और D 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन्फिनाइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ, option number A stock concept, option number B a flow concept, option number C both stock and flow concept, and option number D none of these। So the correct answer here is option number B a flow concept। तो सप्लाई क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। Now next moving toward next question, option number A, question number 8, the short run supply curve of market always, option number A slope upward from left to right, option number B slope downward from left to right, ऑप्शन नंबर सी स्लोप हॉरिजेंटली, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने देखा होगा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SAC की। तो SAC हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब कि ये स्लोप अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में हमें मैच करना है, लिस्ट 1 दिया है इकोनॉमिस्ट के नाम और लिस्ट 2 में उनके स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन इकोनॉमिस्ट के नाम को हमें इन स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी और ऑथर के नाम बता दूंगी। नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ABCD, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सी मैचिंग हमारी सही है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। ये जो स्टेटमेंट है ये मालकॉइन नायर ने दी थी एंड रिकार्ड ने दी थी। तो हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को ए के साथ। तो इन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे मैच करते चलते हैं। 1 जो है वो ए ने दी है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज़। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जोएल डीन ने दी है, तो सेकेंड का बी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो मिल्टन सिगलमैन ने दी है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्योरली एनालिटिकल प्रॉब्लम दैट इंट्रिग्यू मैनी इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसीज दैट मैनेजमेंट मस्ट फेस। तो जो ये गैप की बात है ये एडविन ने की है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो ABCD से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the subject of managerial economics? Option number A, accounting theory. Option number B, pricing, decision, policies and practices. Option number C, capital management. And option number D, profit management. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमने बी सी डी तीनों ही चीज़ें पढ़ी हैं। अकाउंटिंग थ्योरी अलग है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now moving to our next question, question number 11. Demand analysis includes option number A, demand forecasting, option number B, demand differentials, option number C, demand determinations and option number D, all of the above. तो डिमांड एनालिसिस में हम ए बी सी तीनों ही चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12. ऑल मनी कॉस्ट कैन बी रिगार्डेड एज, ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और ऑप्शन नंबर डी रियल कॉस्ट। तो जितने भी हमारे मनी कॉस्ट होते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें मैच करना है, लिस्ट 1 में दिया है सब्जेक्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और लिस्ट 2 में उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड है, कैपिटल मैनेजमेंट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, सी इज़ प्रॉफिट मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट प्लानिंग से रिलेटेड है और कॉस्ट एनालिसिस जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एक मैचिंग है, इसमें देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में दिया है एरियाज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और लिस्ट 2 में जो है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। एरिया ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस, सी इज कैपिटल मैनेजमेंट एंड डी प्रॉफिट मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो डिमांड एनालिसिस जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कैपिटल मैनेजमेंट जो है प्राइस एस्टिमेशन से रिलेटेड है और प्रॉफिट मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट पॉलिसी से रिलेटेड है। यहाँ टैक्सेशन का हमें कोई भी एरिया नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए प्राइस, ऑप्शन नंबर बी फर्म, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट और ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्योंकि डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड उसकी बढ़ते जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज़ अ मैचिंग। लिस्ट 1 में इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में स्टेटमेंट्स हैं, हमें इन इकोनॉमिक्स को उनके स्टेटमेंट से मैच करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ फुल अकाउंट of the demand, or perhaps we can say the state of demand for any good is given in given market at a given time should state what the volume of sales would be at each of the series of price. Such an account taking the form of a tabulary statement is known as demand schedule. तो डिमांड शेड्यूल के बारे में जो है वो बेनहैम ने बात की थी, तो ऑप्शन 1 का करेक्ट जो मैच है वो बी हो जाएगा। नाउ सेकंड देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जब प्राइस और क्वांटिटी की बात जो है सैमुअलसन ने की थी, तो जो सेकंड ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैमुअलसन। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज़ ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेजर, और इन अदर वर्ड्स द डिमांड इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद द राइज इन प्राइस। ये जो स्टेटमेंट है वो मार्शल ने दी है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल चेंज of amount purchased in response to a small change in price divided by the proportional change in price। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉबिन्सन ने दी है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है बी से मैच करता है, स्टेटमेंट 2 जो है ए से मैच करता है, स्टेटमेंट 3 जो है वो सी से मैच करता है और स्टेटमेंट 4 जो है वो डी से मैच करता हो। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में
1 3 4 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 1 3 4 दिया है, सी में 3 1 4 2 और डी में 1 2 3 4 दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा 2 1 3 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पे कर्व दिया हुआ है और बताना है ये कर्व किस चीज़ का है। द अबव कर्व इज अ, ऑप्शन नंबर ए डिमांड कर्व, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट कर्व, ऑप्शन नंबर सी प्राइस कर्व और ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट कर्व। तो इसका इजी है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिमांड कर्व। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन। तो एक ये शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें एक तरफ प्राइस दिया है और एक तरफ डिमांड दिया हुआ है। ये जो टेबल है उसको क्या बोलते हैं? द अबव टेबल इंडिकेट्स द, ऑप्शन नंबर ए डिमांड शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी प्राइस टेबल, ऑप्शन नंबर सी डिमांड रूल और ऑप्शन नंबर डी डिमांड कर्व। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आइटम लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कर्व दिए हैं। हमें मैच करना है कि कौन सा कर्व किससे मैच करता है। तो देख लेते हैं चारों कर्व एक बार आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में डिमांड कर्व दिया है, बी में लॉ ऑफ डिमांड दिया है, सी में परफेक्टली इलास्टिक और डी में परफेक्टली इन इलास्टिक दिया हुआ है। तो पहला देख लेते हैं डिमांड कर्व। तो इसमें डिमांड कर्व क्या है? ऑप्शन ए जो है हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। बी दिया है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। तो सेकंड हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। नाउ थर्ड इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व क्या होता है? ये वाला, थर्ड वाला। और फोर्थ दिया है हमको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, ऑप्शन नंबर ए सेंसिटिविटी ऑफ sales to change in a particular causal factor, option number b sensitivity of production to changes in a particular cost, option number c value of price and cost and option number d volume of product। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है ऑप्शन नंबर ए को, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंजेस इन अ पर्टिकुलर कॉजल फैक्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें अगेन हमें मैच करना है, इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं उनके स्टेटमेंट्स के साथ हमें इनको मैच करना है। तो देख लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज द proportional change of amount purchased in response to a small change in price divided by the proportional change in the price। तो ये रॉबिन्सन ने दी है, जहाँ पे भी proportional की बात आ जाए वो रॉबिन्सन ने दी है। ऑप्शन नंबर 2, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच वुड रिजल्ट फ्रॉम 1% चेंज इन प्राइस। तो ये जो डेफिनेशन है वो बॉलिंग ने दी है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, the elasticity of demand for a commodity is the rate at which the quantity bought changes as the price changes। तो ये जो डेफिनेशन है वो ए केम क्रॉस ने दी है। फोर्थ इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस मच और लिटिल फॉर ए गिवन राइज इन प्राइस। तो ये जो डेफिनेशन है वो मार्शल ने दी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्राइस इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड एज। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए हैं ए बी सी डी। इसमें से हमें बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कौन सा है। तो फर्स्ट दिया है प्राइस इलास्टिसिटी का P1 माइनस P2 अपन Q1 इंटू P1 प्लस P2 अपन Q2। बी दिया है Q2 माइनस Q1 अपन P1 इंटू 100, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सी दिया है Q2 माइनस Q1 अपन Q1 P2 माइनस P1 अपन P1। और
फोर्थ दिया है Q2 माइनस P1 अपॉन Q1 अपॉन प्रोडक्ट इंटू 100, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे ए और सी में कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको याद दिला दूँ, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है, थर्ड वाला शो करता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड एज ऑप्शन नंबर ए y2 माइनस y1 अपॉन E1, ऑप्शन नंबर बी y1 माइनस y2 अपॉन P1, ऑप्शन नंबर सी Q2 माइनस Q1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन y1 एंड डी इज Q1 माइनस Q1 अपॉन P1। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अगेन। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम, तो ये शो करता है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ Q1 दिया है, Q2 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है ऑप्शन नंबर सी वाला, इसमें हमें इन सारी क्वांटिटीज़ को पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी ₹9, ऑप्शन नंबर सी ₹6 और ऑप्शन नंबर डी ₹3। तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है और आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा ₹5। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द इनकम इलास्टिसिटी कर्व। अब 4 कर्व हमें दिए हैं ए, बी, सी और डी में, इसमें हमें एनालाइज करना है कि इनकम इलास्टिसिटी कर्व हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा इनकम इलास्टिसिटी कर्व जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी कर्व। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम डिटेल में सॉल्व करते जाएंगे डे बाय डे। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को टिक करिए। ओके क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।